लोगों का दावा है कि इन्हीं गुफाओं की दीवारों पर लिखे हैं वो शब्द जिन्हें जो कोई पढ़कर समझकर सुलझा लेगा वो हजारों साल पुराना खजाना पा जाएगा। लेकिन जिस लिपि में ये शब्द दर्ज है वो कोई पढ़ नहीं सकता। क्या सुनकर आए थे यहाँ पे इसके बारे में? देखिए, हमारे बिहार का राजगृह जो है मगध साम्राज्य का राजधानी रहा हुआ है और वहीं सुनकर हम लोग यहाँ आए थे। और जब से जरासंध जब से चला आ रहा है, जरासंध के यहाँ सुनते हैं कि सोन भंडार है और इतिहास के अनुसार यहाँ के जब हम आए हैं तो गाइड लोग भी बताया है कि यहाँ सोन भंडार है। अंदर जो हम लोग गुफा में गए हुए थे तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। किसी दिन कोई उस लिपि को क्रैक करके पता लगा लेगा कि कैसे? आने वाले समय में जरूर पता लगाया जा सकता है, जिसपे गवर्नमेंट भी लगी हुई है और हमारे आम पब्लिक भी इनके सहयोग कर रही है। जहाँ तक है कि हमारे मतलब कि तरह तरह देशों से लोग भी आ रहे हैं इनके इन्वेंशन के लिए कि कहाँ क्या राज है। आपको लगता है अभी भी कोशिश चलती है? हाँ, कोशिश चल रही है अभी भी। इसके बाद विश्वास से आप कह रहे हैं कोशिश चल रही है? जरूर विश्वास है। ये शब्द शंख लिपि में लिखे गए। इसका प्रत्येक अक्षर इस प्रकार होता है कि उससे शंख जैसी आकृति दिखाई पड़ती है। वैज्ञानिकों को इस लिपि के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, इंडोनेशिया और बोर्नियो जैसे देशों से मिले। दुनिया में अधिकतर जो लिपि है, लिपि यानी कि किसी भी भाषा को लिखने की जो प्रणाली होती है, दुनिया की अधिकतर जो लिपियां हैं उन्हें अलग अलग दौर में सुलझाया जा चुका है, उन्हें पढ़ा जा चुका है, समझा जा चुका है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन शेल लैंग्वेज या जिसे हिंदी में शंख लिपि कहा जाता है, उसे पढ़ना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। जहां पर श्री कृष्ण के रथ के पहिए के निशान बताए जाते हैं, वहीं पर आपको ये शंख लिपि भी यहाँ पर नजर आ जाएगी। देखने में हमारे लिए सिर्फ कुछ आकृतियां हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन शायद इसमें कोई गूढ़ अर्थ समाया हुआ है। यही शंख लिपि उस जो स्वर्ण भंडार है या सोन भंडार है, वहां की दीवार पर भी इसी शंख लिपि में लिखा गया। भारत में शंख लिपि के अभिलेख उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक मिलते हैं। साथ ही पूरब में पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात के जूनागढ़ तक उपलब्ध है। राजगीर की सोन भंडार की गुफाओं की दीवारों पर शंख लिपि में कुछ संदेश लिखे हैं जिन्हें अब तक कोई नहीं पढ़ पाया। भीतर में जो लिपि है वो शंख लिपि है। शंख लिपि का पढ़ाई पूरे विश्व में हुआ नहीं, क्योंकि प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए और 6 महीना वहां जलता रहा। तो वहां की लाइब्रेरी जो थी, रत्न दधी, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। अगर 823 वर्ष पहले नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाकर खाक नहीं किया होता तो शायद आज हमारी सभ्यता के कई रहस्य सुलझ चुके होते। हालांकि 1836 में जेम्स प्रिंसेप के इस लिपि की खोज करने के बाद इसे समझने के कुछ प्रयास हुए, पर वो इन सभी अभिलेखों को पढ़ने के लिए काफी नहीं रहा। कहा गया था कि मुनि भैरव देव साधु ने एक दीवार पर मंत्र लिख दिया कि जो भी मंत्र को उच्चारण करेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान की महिमा, जो नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी, उसे 1199 में जब अल्लादीन बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक चलते रहा। देश विदेश में इसकी पढ़ाई नहीं हुआ। इसी कारण, निर्भय के कारण कोशिश नहीं किया गया, राज का राज ही रह गया। इसका एक सिरा जो है वो जुड़ता है जाकर नालंदा विश्वविद्यालय से भी, जहां पर वो लिपि का असली अनुवाद रहा। पुस्तक वहीं उसी में रखा जाता, लाइब्रेरी थी। उसके जलने के साथ ही वो कड़ी खत्म है। खत्म हो गया। एक सवाल और लाजमी था कि ऐसे छोटे शिलालेख को लिखने का उद्देश्य क्या था? क्या ये एक कोशिश थी कि इस पर लिखे संदेश को रहस्यमय रखा जाए ताकि हर कोई उसे पढ़ न पाए? यहाँ पर हर चीज को लेकर 2 अलग अलग तर्क होते हैं। अब इसका भी एक हिस्सा समझिए। ये जो स्वर्ण भंडार के नाम से जिस हिस्से को माना जाता है, बगल की एक गुफा और ये एक गुफा, अब इसके भीतर आइए।
वो गुफा आपको पूरी तरीके से एक रूप में नजर आती है, लेकिन ये जो आपको नजर आता है यहाँ पर इस पे छत नहीं है, इसका ये हिस्सा नहीं है। अब आपको कुछ लोग ये कहेंगे कि ये जो यहाँ पर नुकसान हुआ है वो बिहार में भूकंप के कारण हुआ है, इस वजह से इसकी छत गिर गई है इस गुफा की। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है लोगों का, वो ये कहते हैं कि ठीक इसके सामने वो तोप लगाई गई थी जिससे इसे उड़ाकर देखा गया कि यहाँ पर कुछ कहीं भीतर है तो नहीं। अब आप अगर एक गुफा को समझें, गुफा का एंट्रेंस कभी भी इतना अच्छी तरीके से घिसा हुआ, काट कर बनाया हुआ हिस्सा नहीं होता है। वो प्राकृतिक होता है, वो किसी चट्टान के भीतर प्रवेश का एक प्राकृतिक द्वार होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप दीवार देखेंगे तो उसे काट कर पूरी तरीके से अंदर घुसने की एक जगह बनाई गई है, ये प्रतीत होता है। तो अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब ब्रिटिश इसके भीतर घुसना चाह रहे थे तब ये सामने से बिल्कुल चट्टान थी, सिर्फ चट्टान सामने, उसमें घुसने के लिए उन्होंने यह रास्ता बनाया, लेकिन जब इसके भीतर प्रवेश किया तो आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। अब यहाँ पे दर्ज इतिहास और बातों बातों वाली पुरानी कहानियों में बहुत बड़ा फर्क है। आखिर ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनमें हर एक के दो पहलू? क्या कारण है कि नाम से लेकर मान्यता तक, तारीख से लेकर तर्क तक दो हैं? क्या इतिहास में कहीं किसी समय कोई असमंजस पैदा हुआ, या फिर पूरा सच सामने है ही नहीं? आप देख सकते हैं कि महाभारत काल का बहुत सारा इतिहास राजगीर में मिलता है। इस पहाड़ के जस्ट 10 कदम बगल में मल्लयुद्ध हुआ था महाभारत में। तो मल्लयुद्ध हुआ था तो जरासंध और भीम में हुआ। तो भीम ने जरासंध को वहां पर मारा। तो जिस समय वो जरासंध को मारा गया, वहां पर भगवान कृष्ण भी थे, बलराम भी थे, 5 पांडव भाई भी थे। तो स्वाभाविक है कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ अवशेष है। राजगीर की इतिहास को तोड़ मतोड़ को दर्शाया गया। राजगीर के इतिहास को महावीर और बौद्धिज्म के बीच में सिमटा दिया गया। 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया और जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया। तो जैन मुनियों का साधनागिरी रहा होगा, ये जैन मुनियों का साधनागिरी मेडिटेशन सेंटर होगा, क्योंकि जैना मोनामेंट है और बोर्ड पर भी साफ लिखा गया है जैना मोनामेंट।